अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। बेटा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने थर्ड लेक्चर से, जो कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन हमने लिए हैं चैप्टर नंबर 14 से, ठीक है। जिसमें हमारे पास बेटा जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हाउ कैन you use a magnetic field to separate isotopes of chemical element। ठीक है, इसका आंसर देने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बेटा मेंशन करता चलूँ, क्योंकि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है 14 के, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे इंशाल्लाह शेयर किए जाएंगे। तो बेटा, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एटॉमिक ट्यूटर को बेटा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो बेटा, इसमें क्या कहता है? वो कहता है कि किसी भी केमिकल एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटे आप लोगों ने एक चीज़ तो बारहा दफ़ा पढ़ी हुई है कि आइसोटॉप होता क्या है। आइसोटॉप बेटा कहते हैं किसी भी एलिमेंट, केमिकल एलिमेंट के ऐसे जो है वो आपके पास क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम होता है, लेकिन मैस नंबर जो है वो क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। मैस उनका क्या होता है, चेंज होता है। जिस तरह आपने देखा था यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, है ना। जस्ट लाइक हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के क्या होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ठीक है। तो उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन मास नंबर जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। तो बेटे इसमें आप लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा था चार्ज टू मास रेशो, और चार्ज टू मास रेशो के अंदर आप लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था। आप लोगों ने मैं जस्ट आपको यहाँ पर जो है उसको, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि वो जो फॉर्मूला होता है ना वो स्टूडेंट्स जो हैं वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो बेटे आपने अगर सपोज दैट कि वो फॉर्मूला भूल जाएं तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। आपने चार्ज टू मास रेशो के अंदर आपने बेटा एक चीज़ पढ़ी थी, वो क्या थी? वो आपने पढ़ी थी ये बेटा एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा। इसमें ये क्या है, जब भी एक चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर क्या लगती है, एक फोर्स लगती है, जो कि एक्चुअल फार्मूला क्या था, Q इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है, याद होगा आपको। तो उसमें हम जो है, जब उसकी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो Q से मुराद क्या है, E है, ठीक है। और उसमें हमारे पास जो बेटा एंगल है इसमें बनता है वो 90 डिग्री बनता है, यानी कि जब आप उसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है। तो ये उसको जो दायरे के अंदर घुमाती है, वहाँ पर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती थी जब हमने चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते थे। तो वो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, ठीक है। तो ये बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, mv/r इज इक्वल टू EB, ठीक है। तो यहां से आपके पास बेटा जो फॉर्मूला आ जाता है वो ये आ जाता है, r किसके बराबर है जी, r इधर ले जाइए, EB को उठा के इधर ले जाइए, तो आपके पास आ जाएगा mv/e इंटू b। अब यहां से बेटा r किसके बराबर है, r है वो रेडियस। कौन सा रेडियस, मैं थोड़ा सा इसको जस्ट आपको रिकॉल करवाऊंगा आपका कॉन्सेप्ट। बेटे आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी चार्ज टू मास रेशो के अंदर कि हम बेटा क्या करते थे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते थे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने ले लिया है, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम एक चार्ज पार्टिकल को मूव करवाते थे तो वो क्या करता था, इस तरह दायरे के अंदर टर्न ले जाता था, ठीक है, दायरे के अंदर वो घूमने शुरू कर देते थे इलेक्ट्रॉन्स, याद होगा आपको। तो इसका मतलब है कि हमें यहां से क्या चीज मिल रही है, एक बेटा दायरा मिल रहा है,
कर्व फॉर्म मिल रही है, तो जाहिर बात है उसका क्या होगा, कोई ना कोई रेडियस भी होगा। तो ये जो r है बेसिकली ये वो फासला है, रेडियस है, ठीक है ना। ओके, तो इससे हमें पता चलता है बेसिकली जब आप एक एलिमेंट के जब डिफरेंट आइसोटॉप्स को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, थ्रो करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो अपने मैसेज की प्रोपोर्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली, अपने मासेस के प्रोपोर्शनल वो उतना ज़्यादा रेडियस कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, उसके 2 या 3 आइसोटॉप्स हैं। अब हर एक का मैस डिफरेंट है, तो आपका रेडियस यानी ये वाला जो रेडियस है इसका और मैस का बेटा कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है कि जिस एलिमेंट का आइसोटॉप, जिस आइसोटॉप का मैस ज़्यादा होगा उसका यहाँ पर ये वाला जो फासला है, रेडियस जो है, ये देखो मैस ज़्यादा तो रेडियस ज़्यादा है ना, वो उतना दूर जाके गिरेगा, है ना। मतलब उसका ये जैसे जैसे मैस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका जो फासला है उसकी भी क्या होती जाएगी, वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। बात समझ आ गई है। तो बेटे यहाँ पर हम इस चीज़ से पता चला सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम इजीली जो है वो इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि आपके पास जैसे जैसे क्योंकि एलिमेंट्स जो होते हैं उनका आइसोटॉप्स जो होते हैं उनका क्या होता है, हर एक का अपना अपना डिफरेंट जो है वो मैस नंबर होता है। तो अगर मैस चेंज होगा तो आपके पास ये वाला जो डिस्टेंस है ये चेंज हो जाएगा। तो जब डिस्टेंस चेंज होगा तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है इसके इतने आइसोटॉप्स हैं, तो हम उसको क्या कर देंगे, सेपरेट आउट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या क्वेश्चन है, ब्रीफली गिव द फंक्शन ऑफ फिलामेंट, कैथोड, ग्रिड एंड प्लेट्स इन CRO। CRO आप लोग बहुत डिटेल में जो है वो आर्टिकल आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आता होता है कि CRO होती क्या है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होती क्या है, इसकी भी मैं आपको यहाँ पर जो है वो साथ में ही बताता चलूँ। बेटा CRO क्या होता है, एक आपके पास ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है जिसमें हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की मदद से क्या करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं। उसके बहुत सारे यूजेस हैं। हम उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, उससे अननोन जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो होती है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। वैल्यू ऑफ वोल्टेज के बाद हम उस वोल्टेज की वेव फॉर्म को जो है वो प्रॉपरली उसका ग्राफ हम हासिल कर सकते हैं। हम उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे जो है वो इसके यूजेस होते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि इन चीज़ों का आप फंक्शन के बारे में बताइए कि उसके अंदर जो फिलामेंट होता है उसका क्या काम होता है। तो बेटे मैं यहाँ पर आपके सामने उसकी एक छोटी सी जो है वो डायग्राम से मैं आपको जो है वो इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। आपके पास क्या हुआ करता है, आप लोगों ने ये आर्टिकल पढ़ा हुआ है कि ये फिलामेंट होता है, इसको आप वोल्टेज प्रोवाइड करते हो, आपको याद होगा, है ना, यहाँ पर आप वोल्टेज प्रोवाइड करते हो। तो फिलामेंट क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है ना। तो फिलामेंट के आगे क्या चीज़ पड़ी हुई होती है, कैथोड, है ना, ये कैथोड है। तो फिलामेंट क्या करता है, हीट अप करता है। तो कैथोड में से फिर क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, ठीक है जी। फिलामेंट का क्या काम होता है कि ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है बेटा, हीट प्रोड्यूस करता है। फिर नेक्स्ट क्या चीज़ है, कैथोड। कैथोड का काम क्या होता है, कैथोड बेसिकली जब उसको हीट मिलती है तो वो क्या इजेक्ट करता है, क्या एमिट करता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है, ठीक है। कैथोड क्या एमिट करता है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। फिर आगे इसके बेटा वेरी नेक्स्ट पोजीशन पे क्या होता है जी, ग्रिड। ग्रिड बेटा क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि कैथोड से बाहर निकलते हैं ये उनको एक गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करता है, ये उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रोल हम किसकी मदद से करते हैं, ये ग्रिड का क्या काम होता है बेटा, ये कंट्रोल करता है कैथोड में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को। फिर है बेटा नेक्स्ट प्लेट्स। तो दो तरह की प्लेट्स आपके पास होती हैं, एक बेटा कौन सी होती है, एक्स प्लेट, और एक होती है वाई प्लेट। अब एक्स नाम से जाहिर हो रहा है, एक्स आपके आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह डिफ्लेक्ट करती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। हॉरिजॉन्टली जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को कौन सी प्लेट डिफ्लेक्ट करती है। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, अपने डिफ्लेक्ट का वैसे मतलब होता है मुड़ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सीधे आ रहे हैं तो एक्स प्लेट क्या करेगी, उनको एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर देगी, डिफ्लेक्ट कर देगी, डिफ्लेक्ट करवाएगी, उनका रास्ते को मोड़ देगी। तो बेटा नेक्स्ट कौन सा है जी, वाई प्लेट। तो वाई प्लेट का क्या काम होता है, वाई प्लेट का काम होता है कि वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है,
वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिफ्लेक्ट करती है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिफ्लेक्ट करती है। ओके, तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ड्रॉ द 12 क्वेश्चन है। वो कहता है ड्रॉ सॉटूथ वोल्टेज वेव फॉर्म इन CRO। तो बेटे इसमें क्या होता है, देखें हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम ले रहे हैं और अलॉन्ग वाई एक्सिस वोल्टेज ले रहे हैं। अब ये जो सॉटूथ वेव फॉर्म होती है, इसमें बेटा हम कहते हैं कि इसको हम स्वीप या टाइम बेस्ड जनरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक सर्किट होता है जो कि CRO के अंदर ही बिल्ड हमने खुद से किया हुआ होता है, ठीक है जी। यानी उस सर्किट का मकसद क्या होता है बेटा, वहाँ पर हमें वोल्टेज जो है वो मिल रहे होते हैं और वो वोल्टेज बड़े स्पेसिफिक टाइप के होते हैं। मीन्स दैट कि उसमें क्या होता है कि आपने सपोज दैट कि एक टाइम लिमिट जो है वो फिक्स कर दी है कि जी आफ्टर 1 सेकेंड आपका वोल्टेज, इतना वोल्टेज जो है वो आपको मिलेगा। सपोज दैट कि जी आपको आफ्टर 1 सेकेंड 20 वोल्ट्स, 50 वोल्ट्स, 30 वोल्ट्स, जितना भी है, ठीक है, एटसेट्रा, जितने भी वोल्टेज आपको मिल रहे हैं, तो आपने एक लिमिट फिक्स कर दी है कि जी आफ्टर 1 सेकेंड आपको जो है वो इतनी वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है वो मिलेगी। कोई भी वैल्यू वोल्टेज आप फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जब आपका टाइम 0 है तो आपका ये ग्राफ यहाँ पे है, तो स्टार्ट फिर क्या होगा, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, सपोज दैट कि जी आपके वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी। सपोज कि यहाँ पर इतने वोल्टेज जो है वो आपको चाहिए, सपोज 50 वोल्टेज चाहिए, ठीक है, 50 वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पर आने के बाद 50 वोल्टेज पूरे करने के बाद ये ग्राफ फौरन से नीचे गिरेगा, 0 वोल्टेज पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। फिर ये अगले सेकंड का दौरानिया कंप्लीट करेगा। सपोज यहाँ पर आपने जो है वो 1 सेकंड, यहाँ पर जो है वो आपने 2 सेकंड, यहाँ पर 3 सेकंड, आप तो सोने इस तरह चलता जा रहा है। तो जस्ट लाइक इस तरह एक रीडर जो होता है वो एक बुक को जिस तरह पढ़ता है ना, फॉर एग्जांपल मैं इसको पढ़ रहा हूँ, ड्रॉ सॉटूथ वोल्टेज वेव, मैंने एक लाइन कंप्लीट कर ली। अब अगली लाइन पढ़ने के लिए दोबारा से मैं शुरू करूँगा नए सिरे से। तो इसमें भी इसी तरह ही होता है कि ये एक दफ़ा अपनी लिमिट को कंप्लीट करता है, एक दफ़ा अपने वोल्टेज को कंप्लीट करता है, उसके बाद क्या होता है वो दोबारा नए सिरे से शुरू करता है, यानी दोबारा फिर नीचे आके दोबारा फिर अपना ग्राफ शुरू करता है। तो बेटा फिर ये इस तरह जाएगा, फिर इस तरह नीचे आ जाएगा, फिर इस तरह जाएगा, फिर इस तरह आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह करके बेटा जो है ये आपके पास जो वेवफॉर्म है ये आपको मिलती है। तो ये अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये किस तरह मिल रही है, किस शक्ल की है, ये है आरी के दंदों की शक्ल की, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं सॉटूथ वोल्टेज वेवफॉर्म हमें मिल रही है। तो बेटा नेक्स्ट कहता है इज द पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट, ठीक है। वो कहता है कि अगर आप एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर रहे हैं और लेकिन वहाँ पर जो है वो उसके अंदर कोई रोटेशन नहीं आनी चाहिए, कोई टॉर्क पैदा नहीं होना चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी है, ठीक है। तो आपके पास बेटा क्या होता है, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, NIAB cos ऑफ अल्फा। अब यहाँ पर देखो करंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, सही है, लेकिन हमने अपनी जो लूप है जस्ट लाइक दिस, ये लूप मान लीजिए, ये आपके पास क्या है, लूप है, इसको हमने किस तरह प्लेस करना है। कहता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि करंट भी फ्लो करे, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, लेकिन आपकी जो वहाँ पर जो लूप है वो रोटेट ना करे, टॉर्क ना आए उसके अंदर। तो बेटे बहुत ईजी है, इसमें कॉस का एंगल क्या है, अल्फा। अगर तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड और आपके पास जो लूप है उसका जो प्लेन है, उन दोनों के दरमियान में अगर तो एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन जाए तो फिर क्या होगा, cos 90 आ जाएगा। तो बेटे NIAB cos ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, ये देखिए cos ऑफ 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है, 0, तो आपका टॉर्क भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी प्लेन ऑफ कॉइल उसका और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो फिर अब उसके अंदर टॉर्क वगैरह, कोई घुमाव वगैरह लूप के अंदर पैदा नहीं होगा। ओके, तो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 14, हाउ कैन अ करंट लूप बी यूज्ड टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन। वो कहता है कि एक लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को
कैसे जो है वो हम यूज़ करते हैं कि हमें पता चल जाए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। तो यानी हम बेटा सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या है, एक लूप है, ये लीजिए ये लूप है, ठीक है। हमें बताना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर आप ये बात बेटे जानते हैं कि घुमाव या टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, NIAB cos ऑफ एल्फा, ठीक है। तो अब करंट भी फ्लो कर रहा है, सही है, इसके अंदर, ठीक है। तो लेकिन अगर तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, तो वहां पर बेटा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर तो मौजूद होगा तो ये कॉइल इस तरह की इस तरह नहीं रहेगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, ये घूम जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, टर्न ले जाएगी, सही है। तो जैसे ही आपके पास यहां पर टॉर्क पैदा हो जाए, ये कॉइल के अंदर घुमाव पैदा हो जाए, तो हम कहेंगे कि वहां पर कंफर्म कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मौजूद है, ठीक है जी। तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सही है जी। ये मैंने जस्ट आपको इनका तैयार करने का मैंने आपको मेथडोलॉजी बताई है, मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। बाकी आप जो इन शॉर्ट क्वेश्चंस की जो डिटेल है वो आप अपनी टेक्स्ट बुक से और आप इसको जो है वो अपनी इजीली जो है वो लिख सकते हैं। आप देखिए कॉन्सेप्ट बेटा आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपको आंसर लिखने में दुश्वारी नहीं होगी, ठीक है। इन क्वेश्चन में फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपको जो है वो समझ नहीं आया, तो आप वो डिस्कस कीजिए। आप किसी भी तरह की बेटा क्यूरी जो है वो आप शेयर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, आप जो है वो बताइए, ठीक है। और अगेन मैं कहूँगा आप बहुत अच्छे से अपने प्रेपरेशन कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।